अच्छा बड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे, साइड में। रास्ता कौन खाली कर दी, रास्ता खाली कर दी निकलने के लिए, रास्ता खाली कर दो आप लोग। आइए गोपाल चलो चलिए वही मिलना। अरे नहीं नारे मत लगाओ, नारे नितिन का चलो कोई बात मैंने मना किया तो क्यों नहीं समझ आता। चलो कोई बात नहीं, कोई जिम्मेदारी हो जाता है। जोश है तो वो तो हो जाता है, जोश ठीक है, हर चीज की गरिमा। हाँ वो हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। बिल्कुल आपके चलो चलो भाई चलो। हेलो सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए पहले। आप लोग सांसद जी आपके आ गए हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन सक्सेसफुल हो तो ये जो आप थोड़ा सा रास्ता क्लियर करिए। ये आपके सांसद की इज्जत के लिए है। यहाँ उसे सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान देना। उन्होंने कहा ये है कि आपने पढ़ाई लिखाई को नजरअंदाज किया है। जब तक आप तालीम नहीं लेंगे तब तक कोई भी ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। यानी अगर कोई समाज खुद को ऊपर उठाना चाहता है तो उसे शिक्षा को अपनाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर भी यही मानते थे। उन्होंने कहा था शिक्षा एक आंदोलन है। उनके मुताबिक हर इंसान को पढ़ने का हक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो।
शिक्षा ही वो ताकत है जो किसी भी समाज को आगे बढ़ा सकती है। श्री चंद्रशेखर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर उबैद अहमद सिद्दीकी साहब जो सेक्रेटरी है एसोसिएशन के, वो फूल का बुके दें और सबको सम्मानित। अब मैं प्रेसिडेंट अमोटा प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वेलकम कर सकें। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच सांसद श्री चंद्रशेखर जी आजाद मौजूद हैं और हम फिर से आपका यहाँ तहे दिल से वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया। चंद्रशेखर आजाद साहब का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने के। उबैद साहब, यहाँ पर मौजूद सभी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, इन लोगों ने बहुत देर इंतज़ार किया बड़े सब्र के साथ। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और इस मौके पर इसकी तारीखी अहमियत को समझते हुए आज़ाद साहब के बारे में तो बताऊँगा ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं उन दो शख्सियतों के बारे में जिनकी विरासत को कैरी करने वाले आज यहाँ इस हॉल में दो धाराएं एक साथ जमा है, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो एज के और सीनियरिटी के हिसाब से पहले मैं सैयद अहमद खान। सवाल पूरी दुनिया खड़ी है सवाल करने यहाँ से बाहर कीजिए यहाँ से। अच्छा, इन्हें सवाल कर लेने दीजिए, सवाल कर लेने दीजिए, सवाल कर लेने दीजिए।
एजेंट होते हैं इस तरह के लोग जो आके डिस्टर्ब करते हैं। ये कोई ना जगह थी ना मौका था इनके सवाल करने का। असल तकलीफ इसी बात की है, असल तकलीफ इसी बात की है कि ये आज का दिन है हम लोगों के सबके लिए तारीखी मौका है। और अब यहाँ सामने से हट जाइए, खाली कीजिए भैया, इधर से। आज के दिन भैया ये मीडिया वाले कैमरे वाले आप हटिए वहां से। मेरे कैमरे वाले क्या कर रहे हैं, आप पीछे जाइए। आप प्रोग्राम कवर करने आए कि डिस्टर्ब करने आए? एक तरफ होइए, आप एक तरफ होइए, एक तरफ है। ये पूरे में खुले में दिया क्या? ये सर्कस थोड़ी हो रहा है। मैं बताना ये चाह रहा था कि ये मौका, ये आज का दिन जो है ये एक ऐसा तारीखी मौका है। तो अजीम जो फिक्र है सर सैयद अहमद खान की और डॉक्टर अंबेडकर की, उनकी दोनों की विरासत को कैरी करने वाले लोग यहाँ आज बैठे हैं एक साथ। ये अपने आप में एक इतना बड़ा उसकी अहमियत है और ये तारीख बढ़ाने वाला मौका है। लेकिन इसी को देखते हुए जैसे परेशानी होगी, जैसे जो नहीं चाहता कि ये इस तरह की कोई पहल हो, कोई अच्छा डेवलपमेंट हो, उन लोगों की तरफ से पेड एजेंट आके यहाँ हंगामा कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जी के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। आज ही के दिन में कई जगह हुआ है, ये रोज इस चीज को देखते हैं और झेलते हैं। और ये जिन सवालों को लेके जिस समाज के लिए ये खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, और उनके लोग रिसोर्सेज में हिस्सा नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन से लेके सब चीजों में पिछड़े हुए थे, उसमें एजुकेशन से जुड़े लोग यूनिवर्सिटी के तो हैं ही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब अपने काम के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर पाठशाला भी चलाते हैं, कोचिंग की, दलित नौजवानों को और दलित पिछड़े नौजवानों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, जिससे कैरियर में अपने आगे बढ़ने के लिए उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग हो सके। तो अरे हो गया, आप बैठ जाइए चुपचाप, ये कोई तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। बैठिए चुपचाप, बैठ जाओ भैया, आप क्या कर रहे हो? तो बस इतना ही कहना था मुझे। आगे अब प्रोग्राम आप लोग चलाएंगे। टीचर्स को इतनी तरफ से मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ कि उन्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो कुछ हुआ वो ना आजाद साहब के हाथ में था ना किसी के। आप लोग आजाद साहब को सुनने के लिए इतनी देर से मुंतज़िर थे। Before I call Mr. Azad to come and give his address, on behalf of the association, I would like to request. We have a small memento which we have prepared, which will be presented by Dr. Sabiha Tabassum, also elected executive member of the Aligarh Muslim Teachers Association. Another memento on behalf of the members and presented by Dr. Arshad Bari, which has image of the founder of the university. हमारी यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी या ये एसोसिएशन कोई पार्टी पॉलिटिक्स करती है। हर वो शख्स जो हक की आवाज उठाता है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर किसी मुल्क का हो, उसे एसोसिएशन इनवाइट करती है।
ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स सीखें कि गलत के खिलाफ कैसे बोला जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है। चंद्रशेखर आजाद साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो पॉलिटिकल गुरु हैं माननीय काशीराम जी, वो इस यूनिवर्सिटी में पहले आ चुके हैं, यहाँ पर वो भी आए हैं। आप दूसरे शख्स हैं जो कैरी करते यहाँ, तो एक तरीके से आपका ये फर्ज बनता था कि आप इस यूनिवर्सिटी में आए, क्योंकि माननीय काशीराम जी यहाँ पर आ चुके हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सांसद जी आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये कोई एक शिक्षक संस्थान नहीं है। बस ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, और इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक खूबी है, ये एक मूवमेंट, एक आइडियोलॉजी को लेके कैरी कर रही है। उस मूवमेंट का नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। हम यहाँ पर सिर्फ टीचर्स या तालिब कराम या तालिब इल्म नहीं है, हम यहाँ पर एक मूवमेंट को आगे लेके चल रहे हैं। और वो मूवमेंट, जिस तरह की मूवमेंट की आप बात करते हैं, आपकी पार्टी बात करती है, आपका बारे में मैंने पढ़ा कि आपके दो दोस्त, आप लोगों ने मिलके एक सोसाइटी खोली, स्कूल्स को पहले चलाना शुरू करा माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिस सर सैयद अलैहिर्रहमा के हम लोग मानने वाले हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, आज से 150 साल पहले उस शख्स के टीचर्स का कार्यक्रम है, आप लोग बहुत जिम्मेदारी से रहना। इधर भी पीछे वालों से भी कह रहा हूँ, थोड़े से पीछे हो जाओ। मैं एबीयू को लेके बहुत बड़ा सोचता हूँ। आज मैं अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। मैं जो उम्मीद करता हूँ एबीयू से, उसकी वो दिखना भी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा जो नीला मटका पहन के खड़े, आप, मेरा जोर है आपके ऊपर, आप पीछे की तरफ हो जाइए। टीचर्स की जगह है, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा माहौल हो जिसमें सुनने वाले को, सुनाने वालों को दोनों माना जाए। और मैं मानता हूं कि सुनने वालों की संख्या ज्यादा है। हाँ, अभी 1 मिनट में व्यवस्था कर दो। मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा नहीं, बस इनकी एक लाइन पढ़ी थी और मैं जेल में था जब इनकी और लाइन आई थी, मेरे याद है आज भी बहुत अच्छी तरह। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जब बाबा साहब अम्बेडकर कोट पैंट टाई पहन के खड़े होते हैं, आप अंदाजा कीजिए आजादी से पहले का वक्त, तो वो वक्त है कि वो असर्शन है कि तुमने हमें कभी अनटचेबल समझा था, आज हम तुम्हारे बीच में कोट पैंट टाई पहन करके अंग्रेजी की तकलीफ कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद अगर बुलेट पे चलते हुए तस्वीर नजर आती है, या अगर उनकी मूछें आप देखते हैं, उनके जो बोलने का मीडिया में जो स्टाइल होता है, तो एक वो मार्जिनलाइज तबका कि जिसे अगर घोड़े पे चढ़ के वो शादी में शरीक हो जाए तो उसे उतार के मारा जाता है। अगर वो अपनी शादी में बाजा बजा ले तो उसे मारा जाता है। विचक्राफ्ट या डाइंग के नाम पर जिनकी औरतों को नंगा यानी घुमाया जाता है, उस तबके से कोई शख्स आकर के जब मूछें रख करके और उसके साथ चैलेंज आंखों में आंखें डाल करके, वो खतरनाक मीडिया जो कैपिटलिज्म, कॉम्युनलिज्म और कास्टिज्म तीनों सी को प्रमोट करता है, उसके सामने मैंने कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि अभी वो मैच्योर नहीं है, लेकिन मैंने जिस मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करते हुए देखा प्रेस के क्वेश्चंस को, मैं उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। लेकिन दो तीन बातें बहुत अहम है, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हैं उसमें 2-3 रास्ते बहुत खतरनाक आएंगे। पहला रास्ता, एक सफर शुरू हुआ था और सफर शुरू होते होते पूना पैक्ट हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ वो आप जानते हैं। वो आज तक ये खदीश है कि पूना पैक्ट को हम अनडू कैसे करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक सफर शुरू हुआ और उस सफर के शुरुआत का जो कल्मिनेशन था कि एक ज्यादा शुरू हुई जिसमें ये नारा था तिलक तराजू और तलवार, और फिर उसके बाद से वो नारा वहां पहुंचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये जो पूरा सफर यानी ये जो पूरा सफर है तिलक तराजू से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक का, यानी ये पूरा सफर, इस सफर को समझने की जरूरत है। और उसके बाद से क्या डिक्लाइन होता है, ये पूरा मूवमेंट जो 100 सालों का मूवमेंट, जिसे महात्मा फूले के जमाने से आप याद कीजिए, वो मूवमेंट जो खड़ा हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि शायद पूरे हिंदुस्तान के सियासत में तब्दीली आ जाए, वो सियासत शायद कहीं खो गई। आपके अगर आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम उसी रास्ते पे, उसी सियासत की एक उम्मीद की किरण आप में देखते हैं। आपके बहुत खुशी की बात यह है कि आपने भीम आर्मी के स्कूल्स बनाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप पार्लियामेंट में सवाल उठाएं तो अगर घर बने हुए हैं या सरकारी जमीनों पर दरगाहें बनी हुई हैं या सरकारी जमीनों पे मस्जिदें बनी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसी सूबे में किस जगह पे क्या पुलिस स्टेशन जो होता है क्या वो सरकारी जमीन नहीं होता? वहां पे क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बने हुए हैं?
तो डेमोलिश करने के लिए जब किसी कम्युनिटी के घर को तोड़ा जाता है या किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है और जो ग्राउंड बनाया जाता है, हिंदुस्तान के 90% घर उस ग्राउंड पे तोड़े जा सकते हैं जो ग्राउंड बना करके आज घर तोड़े जा रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी को ढूंढा जाता है। चंद्रशेखर साहब, आपके सामने कहने की बात इसलिए है कि आपको हमने हर जगह देखा है। संभल में अगर कोई एट्रोसिटी हुई तो वहां चंद्रशेखर नजर आ रहा है, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई लीडर जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है मुसलमानों के साथ कांधा से कांधा लड़ता है, वो चंद्रशेखर नजर आ रहा है। तो जब और देखिए चंद्रशेखर साहब, मैं एक और बात बता दूं कि ये बड़ी अजीब बात है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं, हम लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं और इसका आपको सबूत मिलेगा। लेकिन एक और चीज है कि हम किसी भी सियासी जमात में और किसी भी लीडर से जो कोई चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ डिग्निफाइड ट्रीटमेंट हो। उन पॉलिटिकल पार्टीज में जिसमें हमारे साथ डिग्निफाइड ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनकी तमाम बातों के बावजूद हम उनसे दूर हो जाते हैं। आपसे हमें ये उम्मीद है कि हमारे साथ जब हम आपसे मुलाकात करना चाहें या अपने मसाइल लेके जाएं तो हमें उसी डिग्निटी के साथ आप ट्रीट करें जैसे आप करते आए हैं। नगीना के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं, यहाँ सुबहानी बैठे हुए हैं। जब इलेक्शन चल रहा था तो ये सुबहानी मुझे अक्सर फोन किया करते थे कि आप लोग सर आए यहाँ पे और चंद्रशेखर साहब के लिए कैंपेनिंग करें। मैं ये कहता था उनसे कि आप देखिए कि हम दिल से और जान से जितना फोन हो सकता है हम करते हैं। हमारे हुसैन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रिज है उस सियासत को जिसमें हम इस मुल्क का फ्यूचर देखते हैं और उत्तर प्रदेश का फ्यूचर देखते हैं। और आप लोग यहाँ पे याद रखिए, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ, ये जो बातें आपके सामने आई, इससे आप इस इवेंट के सिग्निफिकेंस को समझ जाइए। ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी और जिस शांति के साथ, जिस अमन के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप अपने लीडर को सुनने आए हैं, ये याद रखिए। मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है, लोग कहते हैं दलितों का लीडर। दलितों का लीडर कैसे है? यानी कोई मुसलमानों में अगर बोलने वाला हो तो मुसलमानों का लीडर हो जाए, कोई दलितों की या महरूम तबकात की आवाज उठाए तो वो दलितों का लीडर हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का लीडर कह दिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर, इस पूरी दुनिया में अगर कोई महरूम तबकात की बात होगी, जो सेंचुरी ओल्ड कोई एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लड़ने वाला लीडर है, आप क्यों नहीं नाम लेते जब नेल्सन मंडेला का नाम लेते हैं? आप क्यों नहीं नाम लेते जब बड़े लीडर्स का नाम लेते हैं? तो उसके साथ डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम लेना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो ये याद रखिए कि जो आवाज आप उठाने जा रहे हैं और ये जो आज की मीटिंग है, ये ना सिर्फ ये, बल्कि आप जानते हैं कि जो वो लोग मौजूद होंगे जो ये रिपोर्ट देंगे कि इसका मैसेज क्या हो सकता है। जिस तरह से नगीना के लोगों ने आप पे भरोसा जताया, मेरी ये गुजारिश होगी कि यहाँ के तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए ये मैसेज दें कि अब इस सूबे की क़यादत करवट ले रही है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप खो देंगे तो आपके पास ये मौका नहीं होगा। क्योंकि आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी अलायंस, आप दो जो बड़े तबकात हैं इस उत्तर प्रदेश के जिनकी तादाद तकरीबन जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और मुझे बुलाया, मुझ जैसे छोटे से आदमी को मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो साथी जिन्होंने इंतजार किया, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। जब आपसे गलती हो तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। मैं माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन मैं दिल से देर नहीं कर रहा था, कुछ परेशानियां हुई और वो चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो रोज का काम है। इनसे कहां तक वो करेंगे, पीछे भागेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम शानदार। मैं शिकायतों पे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे पास, मैं अगर शिकायतों पे काम करूंगा तो फिर सोल्यूशन पे काम कौन करेगा? तो शिकायतों से मेरा बहुत ताल्लुक नहीं है। मैं नगीना के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नगीना जाके मेरी बहुत मदद कराई। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ नगीना के कई साथी हैं, ये तब सब भाई जो हैं, सुबानी भाई और उसमें हुसैन भाई तो बहुत लंबे समय तक वहां रहे। बहुत असद भाई तो मेरा भाई। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ थे, उन्होंने यहाँ से भी फोन से
दुआओं से, प्रार्थनाओं से मेरा बहुत साथ दिया। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये सर सैयद अहमद खान साहब की जमीन है। सर सैयद अहमद साहब का कद बहुत बड़ा है। हम लोग उनके बारे में जितने जिक्र कर ले हम कुछ ना कुछ छोड़ ही नहीं। उनका विजन बड़ा है और उनके विजन की देन है कि आज बहुत सारे कोट पैंट टाई वाले लोग जो हैं वो एएमयू के पूरे देश में दिखते हैं। आप कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं। हाँ, ये भी गलत नहीं है अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया में दिखते हैं। हाँ, अगर पूरी दुनिया में है इस तहरीक को चलाने वाले तो उसकी क्या तो नींव यहाँ है या फिर यहाँ है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देके हमें लड़ना सिखाया। बोल रहा प्यारे साथियों, मैं क्योंकि मेरे पिता टीचर थे तो मैं तो अध्यापकों का बहुत सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं एक अध्यापक क्या होता है। वो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में बदलाव पैदा करता है। मैं एक अपने पिता के एक किस्से से शुरू करूंगा, आपको समझ आएगा कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और एक बच्चे को, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते थे, तो उन्होंने बहुत जोर से डांट दिया। बच्चा डर में घर नहीं गया और गांव में आपने देखा जहां वो उपले रखते हैं, उनके कूप बनाए जाते हैं, तो उसमें जाकर छिप गया। शाम हो गई, परिवार के लोग खोजते रहे कि मिला नहीं। परिवार के लोग पिताजी के पास गए कि गुरुजी बच्चा नहीं आज स्कूल से आया। तो पिताजी ने कहा कि भाई कौन सा बच्चा है आपका? तो उन्होंने बताया कि इस तरह का फोटो तो शायद उस समय नहीं होती होगी, लेकिन पहचान बताई कि बाल ऐसे हैं। तो पिताजी ने कहा आज मैंने उसको डांटा था। तो स्कूल से और घर तक के बीच का जो एरिया उसको छाना गया तो एक कूप में वो बड़ा घुसा बैठा था। फिर उसको निकाला गया, घर लाया गया और मेरे पिताजी जब नहीं रहे तो उनका मुझे एक पत्र मिला उसी स्टूडेंट का। वो पुणे में साइंटिस्ट हैं। मेरे पिता के जाने के बाद, उनकी खबर लगने के बाद उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा और एक पेन भेजा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पिता मुझे ना पढ़ाते तो शायद आज मैं यहाँ साइंटिस्ट ना होता। तो जिस बच्चे को उस दिन डांटा था, अगर वो डांट से डरते स्कूल छोड़ देता या मेरे पिता को दुश्मन समझ बैठ देता अपने गुरु को, तो शायद आज वो इस मकाम पे नहीं होता कि वो देश की और अपने परिवार की और अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा होता, अपना नाम रोशन कर रहा होता। तो टीचर का कद जो है वो हमेशा करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचले लोगों में है कि वो मुख्य धारा में आने चाहते हैं। उस सोच को दबाने के लिए वो पूरी लड़ाई लड़ी गई। वो दिखती तो ये है कि वो चंद्रशेखर आजाद से लड़ रहे, नहीं, वो उस विचार से लड़ रहे और सफल हुए उसमें। लेकिन हमने भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब हम बाहर आए फिर से हमने जो है वो पाठशालाएं शुरू की और आज उनकी संख्या हजारों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमने तय किया था कि हम बहुत जल्द अगले 5 साल में इनको 1 लाख पाठशाला से ज्यादा बना के दिखाएंगे। क्योंकि बिना एजुकेशन के सही और गलत की जानकारी या सही और गलत में फैसला आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं पहली बार नहीं आया, अपने साथियों को भी दुरुस्त कर दो कि मैं अलीगढ़ पहली बार नहीं आया। मैं इससे पहले भी एक बार आया। नहीं सॉरी, मैं ही करेक्ट करता हूं। मैं यूनियन के कार्यक्रम में आया था और मेरे आज भी याद है, उस दिन अफ्तारी का कार्यक्रम भी उसके बाद हुआ। और मेरे आज भी याद है कि जहां हम खड़े हुए थे वो आपके यहाँ वो उस रिवाज चला आया है कि वो फूल बरसाते हैं तो बहुत सारे गुलाब के फूल हम लोगों के ऊपर डाले गए। मेरे आज भी याद, अलीगढ़ का वो प्रेम, एएमयू का वो प्रेम मेरे आज भी याद। यूनियन के प्रोग्राम में उसके बाद हाँ मैं मेडिकल, वो हाथरस की घटना में मेडिकल आया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन आया और उस दिन के बाद मेरा एएमयू से रिश्ता नहीं रहा। मैं एएमयू पे पूरी नजर रखता हूँ, एएमयू में क्या चल रहा। और मैं उस दिन कह के भी गया, उस दिन ये बात बड़ी जोर पकड़ रही थी कि हम एएमयू को बंद करवा देंगे, हम एएमयू को का बजट रोक देंगे, हम एएमयू को पता नहीं क्या। वो ऐसा ही कहते हैं ना, डराने के लिए, हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए। तो मैंने उस दिन में कहा था कि एएमयू की तरफ कोई आंख उठेगी तो उसको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा। ये बात आप और मैं आज भी नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि एएमयू तो खुद में इतनी शक्तिशाली है कि वो जो
इसको बंद करने के बारे में सोचते हैं, उनका हम बहुत अच्छा इलाज भी कर सकते हैं। मैं एक बात के लिए मैंने उन साथी को टोका था जब वो अपनी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मेरा गांव छुटमलपुर है, घड़कौली से एक संघर्ष से मेरी पहचान है, और मुझे बड़ी हंसी आती है भारतीय मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि उनका रिसर्च इतना मजबूत है कि वो किसी का गांव क्या लिख दें, किसी के पिता का नाम क्या लिख दें, किसी की उम्र क्या लिख दें, किसी के बारे में क्या लिख दें, इसका आकलन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको वो ही जनवाना चाहते हैं, वो जो जिस चश्मे से वो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जिस चश्मे से इसको दिखाना चाहते हैं, इसी चश्मे से समाज इसको देखे, लोग इसको देखें, अधिकारी, कर्मचारी, इंटेलिजेंट लोग, एजुकेटेड लोग उसको इसी चश्मे से देखें। ये उनका रिवाज है, लेकिन हमें इसमें तब्दीली करनी चाहिए। मेरा गांव छुटमलपुर है, जो उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, बिल्कुल मेरे मुझसे 3 किलोमीटर बाद उत्तराखंड दोनों तरफ शुरू होता है, और मेरा जिला जो है वो हरिद्वार के साथ सहारनपुर लगा हुआ है, तो मेरा बहुत लंबा काम बिजनौर में सब जगह। नगीना के साथी मेरे काम को जानते हैं, मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक मौका दे दो, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं फिर शुक्रगुजार उनका, क्योंकि उनकी वजह से मैं पार्लियामेंट पहुंच पाया। और नगीना के साथी जानते हैं, जितने यहाँ शिवानी भाई और सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं मोस्टली लोगों के फोन उठाता हूँ, सभी से बात कर, जैन भाई भी है यहाँ, जैन अख्तर साहब यहाँ खड़े हैं, सहसपुर वाले। आज का फोन आया मेरे पास कि भाई कहाँ हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, कि आप अलीगढ़ आओगे, मैंने कहा मैं बच रहा था कि ना बताया जाए ज्यादा लोगों को, मैं इनसे बच रहा था कि इनको ना बताया जाए, कि फिर वो कार्यक्रम में वो उस तरह की अव्यवस्था होगी, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो होगी, टीचर्स को परेशानी होगी। तो सब लोग जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक आदमी, उसका कर्ज है मेरे ऊपर, क्योंकि उसने मुझे वोट दिए और बहुत उम्मीद करके दी, और ये करोड़ों रुपए से कीमती है, तो मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं उस कर्ज को उतार सकूं। मैंने 5 प्रतिनिधि बनाए हैं, वो भी फोन उठाते हैं, संगठन के लोग भी सारे फोन उठाते हैं, और मैं खुद भी कोशिश करता हूं, जब मैं पार्लियामेंट में नहीं होता तो मैं वहां होता हूं। मेरे शरीर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मैं ऑन कैमरा उस पर बात नहीं करना चाहता था, मगर वो अभी मैंने पिछले 3 दिन में एडमिट था, और मैंने इसलिए एडमिट था कि मैं कोशिश कर रहा था कि आगे की लड़ाई में लड़ पाऊं, क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं हूं तो लड़ूंगा कैसे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों की वो कोशिश जो उन्होंने की है वो कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा एनआरसी के समय मैं जब जेल गया था, तो जेल जाने से पहले मेरा बहुत स्वागत किया था पुलिस ने, बहुत इज्जत बख्शी थी मुझे, बहुत प्यार दिया था, उसकी निशानियां अभी भी मेरी पीठ पर है। उनमें से एक ही उसी की समस्या से जूझ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरी हिम्मत तोड़ देगी। मैं और कुछ बताने से पहले आज के बारे में आपको बताता हूं। मैं मथुरा गया था, 2-3 घटनाएं उन परिवार से मिलने के लिए। पहले जाते हुए मेरी गाड़ियों पर हमला किया गया, कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियां टूटी। फिर मैं जब वापस आया, मुझे आना था यहाँ, आप ये समझो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहीं से आने के लिए रोकने का इंतजाम किया जा रहा था। मैं जब चला वापस, फिर मेरी गाड़ियों पर हमला हुआ, जिसमें कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियां टूट गई। फिर मैं पैदल चल पड़ा, मेरे मन में ये भी था कि मुझे एमयू जाना है, लेकिन फिर मैं चल पड़ा, क्योंकि मैंने अधिकारियों से कहा कि ये नहीं, ये सह जाएगा। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ कि सब कुछ पुलिस की देख रेख में, पुलिस की जानकारी में, जिनको हम रक्षक समझ रहे थे आज वो ही हमारे खिलाफ खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे। उनको सरकार ने कहा है कि इनकी हिम्मत तोड़ दो कि ये जाके लोगों के लिए आवाज ना उठा सके। और मैं आपको लिख के देता हूं कि हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, इस बात को सरकार याद रखे। एक बार पैदा होता है आदमी, बार-बार नहीं पैदा होता। मैंने आपसे चर्चा की थी, और क्यों चर्चा की थी उसको भी सुनो। आप जानते हैं जानवर, आप किसी पक्षी को देखना, उनको जो घटनाएं होने वाली होती है उनका आभास पहले हो जाता है, क्योंकि उसमें रमे बसे होते हैं। तूफान आने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, बाढ़ आने वाली हो, तेज हवा आने वाली, पक्षियों को, जानवरों को उसका एहसास पहले होता है। हम इंसान है, हमें नहीं एहसास हो रहा है मुल्क में क्या हो रहा है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो खतरा कम नहीं हो सकता, ये गलतफहमी में कोई ना रहे। और मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ इशारे के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क में चल रहा है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से टारगेट करके हम पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी जो जमीन है उस पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे अधिकारों पे हमले किए जा रहे हैं, कानून के जो अधिकार हमें मिले उनको उनसे छीना जा रहा है। संविधान ने जो शक्ति हमें दी, राइट टू प्रोटेस्ट की हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, सब हमसे जो है वो एक एक करके छीन जा रहे हैं। कई बार तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि जुडिशरी भी
कई दफे जो ऐसे लगते हैं कि वो भी हमारे खिलाफ पड़े। उसके कई ऐसे फैसले हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए देश में कि क्या ये फैसले मेरिट पे है या ये फैसले जो है किसी को खुश करने के लिए दिए गए। और मैंने हमेशा हर एक फैसले के खिलाफ खड़े होकर कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे वो भी इंसान है, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे वो भी इंसान है। कोई मशीन नहीं है कि जो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। सबके ऊपर सरकार का दबाव है, कहीं ईडी का दबाव, कहीं सीबीआई का दबाव, कहीं जो है इनकम टैक्स का दबाव है, कहीं मुकदमों का दबाव है। इन सारे दबाव के बाद हमें लड़ना है। और मैं सिर्फ सियासत के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे प्यारे भाई कह रहे थे जब वो चे गुवेरा की बात कर रहे थे, मगर मैं सियासत से अलग भी सोचता हूँ कि मुल्क भी तो हमारा है। क्या इसी मुल्क की शक्ल देखी थी? आजादी के परमाणु ने क्या यही मुल्क चाहा था? आज हमें रोज सफाई देनी पड़ेगी कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम कितना प्यार करते हैं। इस बात को हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूं और वो भी जानते हैं कौन किससे कितना प्यार करते हैं, और आजादी की लड़ाई में कौन कहां खड़ा था ये भी सब लोग जानते हैं। किसने कितनी कुर्बानी दी ये भी छिपा हुआ नहीं है, और कौन किस मुल्क की तरक्की के लिए कितना कोशिश कर रहा है ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। आज देश तो लगभग बिकाई की कगार पर है। बचा गया देश में ना नौकरी ना रोजगार, कुछ भी तो नहीं। तो पढ़े लिखे लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तैयार करें कि मुल्क को इस दहशतगर्दी के मौन से निकाला जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप मुझे बताओ। वो जो सुबह अपना टिफिन लेके काम करने जाता अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, वो जो पूरे दिन मेहनत करके थका हारा आता है, अपनी जेब का कमाया हुआ अपने बच्चों को देता है और कुछ खा के सो जाता है, उनसे उम्मीद कर रहे हैं। वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हैं। जब दोनों ही अपना काम नहीं कर रहे तो कैसे बदलेगा मुल्क? बता आपको क्या लगता है कोई फरिश्ता आएगा? जब हम पैदा हो गए और हम पे अकल है, हम पे हुनर है, हम पढ़े लिखे, हम जानकार रहते, तो हमें नहीं पता कि हम क्या करना है, किसके साथ खड़े होकर हम क्या कर सकते, क्या हमें नहीं पता कि सबको नहीं पता कि एक और एक क्या होते हैं, सबको नहीं पता तो लोग क्या होते हैं, सबको नहीं पता 11-11 क्या होते हैं। अगर हम जानबूझ के गैर जिम्मेदार बन रहे तो सब खामियाजा कौन भुगतेगा? आप और मैं तो जी लेंगे हम लोग, लेकिन क्या आने वाली नस्लों का कोई जवाब है आपके पास या मेरे पास? अगर हम आज मूवमेंट नहीं चलाएंगे, आज हम तहरीक नहीं चलाएंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे और इस फिरकापरस्त ताकतों से जो है निजात नहीं पाएंगे, तो आने वाली नस्लों को जो सहना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। और वो हमसे सवाल पूछेंगी। एक भाई हमसे सवाल पूछना चाहता था, मैंने कहा मेरे बराबर बैठो और पूछो, मैं माला से स्वागत करूंगा तुम्हारा जब तुम सवाल पूछोगे। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सवाल को पूछने की शक्ल क्या होती है। सवाल को पूछने वाले लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते। और एक जहां पढ़े लिखे लोगों की महफिल हो वहां तो आप कुछ भी, और क्यों भागू मैं सवाल से? जिस सवाल को पूछा गया सवाली भाई गवाह है कि वो सवाल ऑलरेडी हमारे ग्रुप में आया था और उस ग्रुप में मैंने उस सवाल का जवाब दिया था। सवाली भाई भी इस बात के गवाह है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बगैर ईमानदार से आप तो इस्लाम को मानने वाले, बताओ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने उसका जवाब दिया था, मगर मैं जानता हूं कि आपकी मेरी एकजुटता से और यहाँ होने वाली चर्चा से किसको मुसीबत है मैं जानता हूं। इसे कुछ छिपाने वाली बात है। मैं जानता हूं इसको किससे परेशानी हो, मुझे उनसे परेशानी नहीं है। जिनको हमारे जुड़ने से परेशानी है, मुझे उनसे बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी मेरी लड़ाई ही नहीं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे, ताकत में बैठे और जो इस देश को चुटकी चुटकी करके खत्म कमजोर कर रहे। मेरी उनसे लड़ाई तो रही है जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप और मैं बैठ के फैसला करें। आप और मैं कुर्सी से कुर्सी सामने लाएं, आप और मैं कागज लेके बैठें और एक दूसरे से पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और आप मेरे साथ कहां तक चल सकते हैं। मैं क्या महसूस करता हूं इसको मैं रैली में नहीं बता सकता हूं, और आप क्या महसूस करते हैं आप इसको मन पे जाके नहीं बता सकते हैं। आप मुझसे बैठकर टेबल टॉक करके पूछ सकते हैं, गेट टुगेदर करके पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। और मैं फिर कहता हूं यहां सारी लड़ाई हिस्सेदारी की। अगर सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी तो मैं फिर कहता हूं जानवर भी किसी रिश्ता नहीं तोड़ता, हम तो इंसान हैं। हमने तो कितने लोगों को आजमाया, बार बार आजमाया, सबको मौका दिया, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं तो खुद को साबित करूंगा कि एक आदमी जिसको अवसर मिलता है वो क्या कर सकता है। और मेरी एक बात आप लिख लें, एफिडेविट दे के कहना, जिस दिन मैं आपके हकों की आवाज पार्लियामेंट से नहीं उठा पाऊंगा, मैं उस दिन के बाद पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी बात को आप याद रखना। वो पार्लियामेंट मेरे लिए किस काम की कि मैं वहां कमजोरों की, मजलूमों की, मजबूरों की आवाज ना उठा सकूं। और मैं कितना लड़ता हूं पार्लियामेंट में। मैं आज आपको पार्लियामेंट में छोटी सिखा देता। देखो
जो क्वेश्चन आप सुनते हो ना, वो क्वेश्चन घंटों पहले सबमिट किए जाते हैं। किसी के पास 40 MP हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, और सत्ता में बैठे लोग कोशिश करते हैं जिन पे ज्यादा MP है कि हमारे भी सवाल आ जाएं, जो हम पूरे सदन को गुमराह करके इधर की बात करते हैं। वो इतने लोग डालते हैं, मैं भी अकेला कोशिश करता हूँ, विश्वास करो। पिछली बार 85 क्वेश्चन डाले मैंने, 85। मुझसे अधिकारी को, वहां के अधिकारी ने बोला, कहा कि क्या हो गया, मशीन हो गया, क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि मुझसे यहाँ मेरे द्वारा जो है गरीबों के हकों के सवाल यहाँ पूछे जाएं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। इस बार भी मैंने सवाल डाले, लेकिन जब मैं लिस्ट में अपना नाम कभी 200 नंबर पर देखता हूँ, कभी 150 नंबर पे देखता हूँ, कभी 50वें नंबर पर, और ले जाते हैं 5-7, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं सोचता हूँ कि कुदरत मेरे साथ नाइंसाफी क्यों करे, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हारने वाला नहीं। मैं अवसर तलाशता हूँ, कभी किसी चीज से, कभी किसी, कभी 0 आवर में, कभी किसी चीज में। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे अवसर मिले और मैं कोई ना कोई विषय उठाऊं। जितने विषय मैंने इतने कम समय में उठाए, मैं गारंटी देता हूं, आप चेक करा लो, किसी मुझसे पहले किसी MP ने शायद ना उठाए हैं। और मैं भविष्य में भी कोशिश करूंगा कि अपना स्ट्राइक रेट इतना बेहतर रखूं कि लोग ये कहे कि जैसे अभी कहते हैं ना कि भाई वो सचिन का तो टूट गया रिकॉर्ड, विराट कोहली साहब ने तोड़ दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझसे बेहतर कोई हमारी मूवमेंट में तैयार हो सकता है, किसी और मूवमेंट में तैयार नहीं होता, जिनके अंदर इतना दर्द हो कि वो रोज कोशिश करे कि हम आंख से आंख मिला के सवाल पूछे और हमें हमारा जवाब मिले। देखो, सड़कों पे जो बात उठती है उसका जवाब सरकार नहीं देती। सरकार कहाँ जवाब देती है? सदन में। मैं अपने लोगों से भी कहता रहता हूँ कि भाई देखो, सदन के समय डिस्टर्ब मत करो, सदन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे इसलिए तो चुन के भेजा। आप सोचो, इतना प्यार है कि ग्राम प्रधान का काम के लिए भी मुझे फोन करते हैं, साहब ये काम था, तो मैं कहता हूं आपके ग्राम बोले आप नहीं करा सकते, तो मैं कहता हूं कि मैं ग्राम प्रधान अभी नहीं बना, इस बार ग्राम प्रधान बनूंगा तो फिर आपका ये काम करा के दूंगा। छोटे छोटे काम जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिसके भी जितना काम आ सकूं मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं। और मुझे उम्मीद है इस बार भले ही हमारी संख्या कम हो, लेकिन आगे रहने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे साथी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब जानते हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। एक शिकायत मेरी है, अगर आप कहोगे तो कहूंगा, अगर आप मना करोगे तो नहीं कहूंगा। मैंने एक बड़े नेता को भी उस दिन कहा पार्लियामेंट से कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी शक्ति है, इस देश की नींव है, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। एक ही लाइन की बात, ये भारत है, ये हमारा मुल्क है। इसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान नहीं कहते। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? एक बार इसको दिलचस्पी से जाकर सोचना कि हम किसका काम कर रहे हैं, हम किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किस बात की, किस विचार को मजबूत कर रहे हैं। जब हम इस बात को कहते हैं, हमारा विरोधी भी इसी बात को कहता है और हम भी उसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए मैं बार बार, और मेरी कोशिश है कि इस बात को समझा जाए कि इस मुल्क की शक्ल बिगाड़ने के लिए RSS भाजपा के लोग क्या कहते हैं और हम उनकी किस तरह मदद करते हैं, जाने अनजाने में इस बात को बहुत समझना जरूरी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड या पार्लियामेंट्री वर्ड का मैं प्रयोग ना करूं। जब मेरे बच्चों पे, मेरे भाइयों पे आज वहां पथराव हुआ, उनके सर पे चोट लगी, उनका खून मैंने देखा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालात में, और उस हालात के बाद भी मेरी कोशिश थी कि मुझे आपके यहाँ पहुंचना। आप समझते ना अपनों का खून कैसा होता है। और मैं तो मानवता को मानता हूँ, खुद को मानता हूँ, तो मैं तो सभी को अपना मानता हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मैं तो चाहता हूँ सब समता के रास्ते पे आ जाए, सब आगे बढ़े, सब तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे। मुल्क रहेगा तो हम लोग रहेंगे। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, मेरे टीचर साथियों से, आपने अपने लिए और इस मुल्क के लिए बहुत कोशिश की, एक और पुरजोर कोशिश हमें करनी चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें वक्त के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है जो बात मैंने आपसे कमरे में की, हो सकता है वो एक ऐसी तहरीक बने कि इनकलाब आ जाए मुल्क। हो सकता है उसके बाद हम यही याद रखें कि इस तहरीक को और मजबूत करना। हो सकता है जो हमें ना भी मिला हो, जिसने हमें ना भी देखा हो, मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दी
जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं। मेरे याद है, मैं गया पोलिंग बूथ चेक कर रहा था नगीना में, एक बूथ पे गया तो एक माँ थी व्हील चेयर पे, उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आप इनको जानते हैं जो लड़के घूम रहे हैं? तो बोले नहीं। बोले वो ये जिनको आप वोट देके आए। बोले अच्छा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये आपका मेरा सामूहिक प्रयास था। और देखो जहां लोग कह रहे थे कि इधर या इधर, वहां आपके मेरे एकजुटता ने, एक मजबूत फैसले ने एक नई ताकत बनाई या नहीं बनाई आपका था। और ये ताकत आपके लिए नुकसानदायक नहीं, ये ताकत हमेशा आपके लिए फायदेमंद। और मैं फिर कहता हूं पूरा सब लोग भी एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो भी चंद्रशेखर आजाद न्याय के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे और कमजोरों की आवाज बनकर खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे फिर ही कोशिश करूंगा, मेरा काम है आपको जोड़ना, मेरा काम है आपको, आप देखो तो सही, चांद पे चले गए हम लोग, मंगल पे हमारी कोशिश बिल्कुल दस्तूर जारी है। हम कहां नहीं घुमाए हैं, हम अपने मुल्क में बहुत कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। हम कमजोर नहीं, बस हम इच्छा शक्ति नहीं जुटा पा रहे किसी एक तहरीक के साथ। मैं आपसे एक और बात कहता हूं, एमयू के लोग तय करें, बैठ के चर्चा करें, आप जहां कहोगे, जिसके साथ कहोगे उसके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे ये भी वादा करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, पूरे मुल्क की, ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की। कोई नहीं चाहता ये माहौल जो बनाया गया, कोई इससे खुश नहीं। चंद लोग खुश हो सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं, जो उनके बहुत कट्टर समर्थक है वो भी सब लोग खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें भी ऐसे जो है बड़े पैमाने पर लोग हैं जो चाहते हैं कि तरक्की तो हो। वो इस शर्त पे नहीं चाहते कि किसी को दबा के, किसी को मार के, किसी को कमजोर करके, किसी को कुचल के तरक्की हो, वो भी कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं सबको एकजुट लेके, साथ लेके तरक्की। और आपने, आप मेरे याद है पार्लियामेंट में मैंने आखिरी बार जब उस दिन कहा, कोई विषय आया था, तो मैंने कहा सरकार को, बड़े नेता बैठे सरकार के, कि ये बात आप अपनी ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो कि आप यहाँ से दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को निकाल दो, ये गलतफहमी निकाल लो। सरकार अपनी सोच बदले, ये ना संभव है ना हो सकता है, क्योंकि अम्बेडकर वादी उनके आगे खड़े, जब उन पे आंच आएगी तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा। ये बात सरकार याद, ये बात मैंने अभी पार्लियामेंट में कही, शायद मेरी इससे पिछली वाली स्पीच में आ जाएगी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर आपको छूट देता हूँ। आपका कोई भी सवाल आप यहाँ पूछना चाहते हो, आप लिख के मुझसे दे दो, आप सामने पूछना चाहते हैं, अलग से बैठे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं तो मैं काहे को भागूं? भागेगा वो जिसके अंदर कुछ कमी हो। चंद्रशेखर आजाद ना रुका है, ना झुका है, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना बिकेगा, ईमानदारी से अपना काम करेगा और संघर्ष से लोकतंत्र जीतेगा। मैं फिर आप हमारे टीचर एसोसिएशन के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो साथी मेरे साथ आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप गेट टुगेदर या चर्चा के लिए तैयार हूँ, आप समय रख लें। मुझे एमयू आने में समस्या ये है कि फिर इनको रोकना भारी है, लेकिन आप एमयू अलीगढ़ में भी आसपास कोई जगह रख लोगे तो मैं और हमारे साथी बिल्कुल एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हम अब इस एकता को टूटने देंगे, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम हर पटल पे कोशिश करेंगे कि एकता कमजोर ना पड़े और ये एकता एकजुट होकर एक नया इनकलाब पैदा करे और एक अच्छी शक्ल हो जिसमें सब लोग अपने आप को मजबूत महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और एएमयू के टीचर एसोसिएशन का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यार को बना के रखना, आपका चंद्रशेखर है। I would like to call Dr. Saad Benjamin, the Joint Secretary of the Association, for the formal vote of thanks. आजाद साहब बाहरी बात कर लेंगे, बाहरी कर लेंगे। सही पूछ रहे हैं भाई, आप
अरे सबसे ज्यादा ये भाषण कर रहे हैं मीडिया वाले। चलो पहले तुम चलो यार। नंबर लिख दो। हमसे करो ना, नंबर लिखवा दो उसको। क्या पागल सर, मेरा नाम फुआद है सर। तेज बोलना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं कैराना से ताल्लुक रखता हूँ। कहाँ से? कैराना से। सर मेरा ताल्लुक सर गोंडा से। गोंडा जी सर। मैं बोल दे रहा हूँ सर। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं लॉ फैकल्टी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगा, बल्कि आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा सर। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इनकलाब की भट्टियाँ होती हैं, और स्टूडेंट यूनियन जो है वो इन भट्टियों का ईंधन होता है। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पिछले 6 साल से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे सामने आए हैं, उनके ऊपर FIR की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की वजह से उनको दबा दिया जाता है, यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है, और इस तरह से बच्चों को उनके स्टूडेंट यूनियन के लिए लड़ने नहीं दिया जाता है। तो सर, आप सांसद हैं करेंटली, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ बनेंगे और क्या कहते हैं इस केस को उठाएंगे कि रिटर्न में। अरे कर रहा हूँ, बहुत भीड़ है। पूरे उत्तर प्रदेश में सीओ सब खड़े थे, सीओ सब। और अगर आप लास्ट सेशन में जाओगे तो मैंने राजस्थान के जरिए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट हो जाता, मैंने इस विषय को उठाया था कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे जिनके पीछे कोई विरासत नहीं है, उनके पिता MP रहे, MLA रहे, वो भी अगर अपना कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास सबसे आसान तरीका है कि वो स्टूडेंट के जरिए जो है सीख के आगे बढ़े। तो आपने चुनावी ये सीखे कहा फिर हम पे तो सरकार नहीं चाहती कि पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में आए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो जिसका बाप MLA उसका बेटा MLA, जिसका बाप MP उसका बेटा MP, ये कैसे होगा बताओ भाई? अगर तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाएंगे तो उनके बच्चे कैसे नेता बनेंगे? ये एक पूरा स्कैम है। आप लोग अच्छा लेते आ जाए। सोल्यूशन क्या होगा फिर हमारे लिए? उसमें लगे कि कलम मिले तो हर दे पन्ना ही फाड़ दे जो आपको रोक रहा हूँ। समझे नहीं समझे? अगर मुझे अपने बेटे को MP MLA बनाना है और उससे बेहतर कोई संघर्ष कर रहा है तो जनता उसके साथ चल जाएगी। तो मुझे उसका गला काटना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ना उसको। राजनीति गला समझे कैसे रुकेगा? आपने चुनाव ही बंद करा दिया। तो सर, चुनाव करवाने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है हम स्टूडेंट्स के लिए? ये तो आपको अपने आप कुछ करना पड़ेगा, या तो यूनिवर्सिटी वाइज कुछ करना पड़ेगा जी, कि आप लोग छात्र संसद करके आपस अपने आप को तैयार करो जी, कल के फ्यूचर के लिए, या फिर कुछ दिन इंतजार करो। जब तक नॉलेज बढ़ाओ, तो जब मेरे हाथ में कलम आएगी तो फिर इंतजार करने का एक मामला ये भी है कि अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे इंतजार करते रहेंगे तो लिंक 2 कमेटी में क्या कहते हैं वो आ जाते हैं और एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। अच्छे कैंडिडेट हमारे क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। सदन में कुछ लाएंगे हम तो इससे जी सर, परेशान है। क्योंकि सर ये लिंक 2 कमेटी है, ये कहीं ना कहीं एज लिमिट लगा करके अच्छे के जो छात्र नेतृत्व हो सकते हैं और जो देश के अच्छे लीडर बन सकते हैं उनको रोका जा रहा है इसके से। सिर्फ एज पे ही नहीं लगाते जी, दोबारा इलेक्शन लड़ने पे भी लगाते हैं। जी, दोबारा इलेक्शन लड़ने पे लगाया गया है। अगर आप बन गए तो दोबारा मौका भी नहीं देती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिंडो से बहुत बेटर था, पहले से जो प्रिवेल करता था। आखिरी जी सलमान नहीं जब मौका मिलेगा मेरी स्पीच है पार्लियामेंट और कोई मुद्दा तो बताओ। कहाँ है बुके? बुके कहाँ है? बुके है कहाँ? हाँ हाँ, अरे बिस्किट उठाओ यार, बिस्किट उठाओ ना। मामला नहीं है।
ये रहा, ये है तो हाथ मिलाओ, दिखाओ जब से घी लेके आया वहीं से सूख रहा है।